वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, इकोलॉजी यूनिट में बीएससी पार्ट 3 सब्जेक्ट जूलॉजी। आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट में हमने एक प्रीवियस लेक्चर में इकोलॉजी की हिस्ट्री, इसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इसकी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। अब इसकी मेन कुछ ब्रांचेस हैं, उसको हम देखते हैं। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, ओइकोस एंड लोगोस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब हैबिटाट स्टडी से होता है। वातावरण का उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के साथ संबंध बताया गया है, आपस में इनका इंटरेक्शन। और इसकी किसने परिभाषा दी थी? रीटर ने 1868 में इकोलॉजी वर्ड फर्स्ट बार यूज़ किया था, लेकिन हीकल ने 1866 में इसको डिफाइन किया गया था। इसका आपस में देखिए इंटरेक्शन बताया गया है, एनिमल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का। इसके क्लासिफिकेशन में मैंने आपको इसकी दो ब्रांचेस बताई थी मेन, प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी या पादप पारिस्थितिकी में जितने भी प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, उनका वातावरण के साथ इंटरेक्शन बताएंगे, और एनिमल्स में एनिमल का वातावरण के साथ इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ और ब्रांचेज हैं, मैं वो आपको मोटे तौर पे बताती हूँ। हैबिटाट इकोलॉजी, जो भी एनिमल का आवास है या कोई प्लांट का आवास है, मान लो कुछ प्लांट्स जंगल में उगते हैं, कुछ फार्म में उगते हैं, कोई डेजर्ट में उगते हैं, तो वो उसका क्या होता है? हैबिटाट होता है। इस हैबिटाट के साथ उसके वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं, तो इसको हैबिटाट इकोलॉजी कहते हैं। मान लो कैटल्स रहते हैं, पशु रहते हैं, चारागाह या जंगल में रहते हैं, या कोई उनका अलग से एक, मान लो पशुओं को हम पाल रहे हैं तो उनके लिए एक बाड़ा सा या बेड़ा बनाते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? हैबिटाट। तो इस हैबिटाट इकोलॉजी इसकी ब्रांच होगी। सेकंड है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी में कोई भी एक समुदाय होता है, समुदाय चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो, एक ग्रुप होता है। मान लो एक पर्टिकुलर, मान लो आम के वृक्ष उग रहे हैं, एक ही एरिया में सिर्फ आम की खेती हो रही है, आम के वृक्ष उग रहे हैं, तो वो आम की कम्युनिटी कहलाएगी। तो ये कम्युनिटी इकोलॉजी में कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की जो समुदाय है, उसका वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, या इसको डेमोकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन, इसमें भी कोई भी प्लांट या एनिमल की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, इसमें जो जिस प्रकार से जैव विकास हुआ है एनिमल्स या प्लांट्स का, और वातावरण ने किस प्रकार से उनको प्रभावित किया है, और उसके बाद वो वातावरण के प्रभावित करने के बाद वो एनिमल या प्लांट किस प्रकार से सर्वाइव किए या किस प्रकार से ग्रो हुए या उसमें क्या चेंजेस हुए, ये इवोल्यूशनरी इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, इसमें माइक्रोबियल इकोलॉजी, जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं बिल्कुल छोटे आकार के, उनका अध्ययन करते हैं। मेमेलियन इकोलॉजी, इसमें मैमल्स का। एवियन इकोलॉजी में बर्ड्स का, उसके वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी में कीटों का, उसके रहने वाले आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हैं। पैरासिटोलॉजी, जो भी पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, वो परजीवी कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मान लो किसी एनिमल्स के ऊपर रह रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, या एनिमल्स के शरीर के अंदर रह रहे हैं, या फिर वो एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, या वो किसी प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे रह रहे हैं, तो इसको पैरासिटोलॉजी में उसके एनवायरनमेंट के साथ अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन इकोलॉजी, इसमें मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। अप्लाइड इकोलॉजी, ये बिल्कुल नई ब्रांच है। इसमें जो भी अप्लाइड, जो भी अपने सोर्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स से, हम जो भी अपना सोर्स प्राप्त करते हैं, चाहे वो फूड का हो चाहे अपना अर्निंग का हो, वो सब अप्लाइड इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इकोसिस्टम डायनामिक्स, प्रोडक्शन इकोलॉजी, इकोलॉजी एनर्जेटिक्स, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इको फिजियोलॉजी भी इसको कहते हैं। केमिकल इकोलॉजी में केमिकल्स का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या एनवायरनमेंट का केमिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता है एनवायरनमेंट में कोई भी
चेंज एकदम से आता है या कोई म्यूटेशन होता है तो हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाता है, तो इसमें इसका अध्ययन इकोलॉजिकल जेनेटिक्स या जेनेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पैलिकोलॉजी, इसमें जो भी जीवाश्म पदार्थ होते हैं जो अब नहीं है, उनके अवशेष रह गए, उसका एनवायरनमेंट के साथ स्टडी की जाती है। आप हिस्ट्री में देखो, कई जो सभ्यताएं हैं जो नष्ट हो गई या दब गई, उनको हम जीवाश्म के रूप में प्राप्त करते हैं, देखते हैं वो उनका एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से रिलेशन था। ज्योग्राफिक इकोलॉजी, जो भी भौतिक या ये ज्योग्राफिक है चारों ओर का, उसका इकोलॉजी के साथ अध्ययन किया जाता है, जो भी भौगोलिक क्षेत्र है। इसके अलावा स्पेस इकोलॉजी है, इसमें अंतरिक्ष का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। आपको पता है सैटेलाइट वगैरह जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं या खुद मानव को वहाँ भेजा जाता है, तो स्पेस की इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में जो सॉइल होती है, सॉइल का उसका एनवायरनमेंट के साथ स्टडी की जाती है। रेडिएशन इकोलॉजी में जो विकिरणें होती हैं तरह तरह की, कुछ विकिरणें पदार्थों से निकलती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, एक्स रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, अल्फा रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं। ये कुछ हानिकारक होती हैं, कुछ फ़ायदेमंद होती हैं, तो इनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका रेडिएशन इकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। मानव का व्यवहार वातावरण के साथ किस प्रकार से बदलता है, या वातावरण किस प्रकार मनुष्य या जंतु के व्यवहार को प्रभावित करता है, इथोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशो इकोलॉजी, इसमें जो सामाजिकता होती है मनुष्य की या जीव जंतु की, एनिमल की, उसका वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। सिस्टम इकोलॉजी। इसके अलावा पारिस्थितिकी में इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जिसमें अलवण जल जो होता है जैसे तालाब या झील का पानी, उसका वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। मेरीन इकोलॉजी में क्या करते हैं, जो समुद्री पानी होता है उसका उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में जो थल भूमि है उसका एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करते हैं। इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी में इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं, ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी।